जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में मुद्रा एवं साख पढ़े थे। तो चलिए इससे पहले मैं आपको बताता हूँ वैश्वीकरण के मतलब क्या है, वैश्वीकरण का शुरुआत कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। जैसा कि आप जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना था वो कितने में हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और इसके बाद हमारा देश आजाद कब हुआ, 1947 में। यह स्थापना भारतीय लोगों के मदद से ही हुआ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारतीय लोगों के मदद से हुई थी। ठीक है, तो 1947 में ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग ने छुटकारा पाया। मतलब ये अंग्रेज थे, क्या थे, ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। कौन थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज। ठीक है, तो 1947 में आजाद हुआ। 1947 से 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही। किसकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। ठीक है, तो इसके बीच में हमारे यहाँ प्रथम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। 1952 में भारत में प्रथम बार चुनाव जो हुआ था कब हुआ था, 1952 में हुआ था। 1952 में प्रथम बार भारत में चुनाव हुआ था। भारत में चुनाव हुआ था, चुनाव हुआ था। ठीक है, अब भारत में प्रथम बार चुनाव हुआ था 1952 में। 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही थी। किसकी सरकार रही थी, कांग्रेस की सरकार रही थी। किसकी सरकार रही थी, कांग्रेस की। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में अंग्रेज इसके शासन करने वाले थे। 1947 में भारत आजाद हुआ, ठीक है। तो भैया आप कर रहे हो वैश्वीकरण की बात, यानी ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का दूसरा नाम होता है भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण का दूसरा नाम भी क्या होता है, भूमंडलीकरण। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसा देश होकर समय आ गया था, हमारे देश का ऐसा समय आ गया था, ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मात्र और मात्र 15 दिनों के लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व करेंसी बचा था। मतलब हम विदेशों से मात्र 15 दिन तक का ही सामान खरीद सकते हैं। आप एक बार सोचिए, आपके घर में खाने का मात्र 15 दिन का पैसा बचे तो आप क्या करोगे, किसी से उधार लेना करोगे, उधार लेने के लिए सोचोगे। तो उधार लेने के लिए सोचोगे तो किससे उधार लोगे, या तो बैंक से लोगे, या तो फिर किसी आप आसपास वाले से लोगे, या फिर आपके रिश्तेदार से लोगे। तो बैंक आती है। बैंक का होती है एक वर्ल्ड बैंक। क्या होती है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करती है कि नेक कामों के लिए, नेक कार्य के लिए कर्ज देती है, नेक कार्यों के लिए क्या कर देती है, कर्ज देती है। तो ये किस लिए कर्ज देती है, नेक काम के लिए। किस लिए, नेक काम के लिए। ठीक है, तो इसका जो होता है कर्ज देने का समय वो ज़्यादा होता है। सुनिए, कर्ज का जो टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, और जो इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज, इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब जो ऊपर की ओर तीर देख रहा है इसका मतलब होता है अधिक, और इसका मतलब क्या होता है, न्यूनतम। न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम। क्या होता है, न्यूनतम।
तो कर्ज का टाइमिंग जो होता है, अगर आपको डब्ल्यू बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, तो नेक कामों के लिए वर्ल्ड बैंक क्या देती है, कर्ज देती है। नेक कामों के लिए क्या देती है, कर्ज। अगर नेक कामों के लिए कर्ज दी है तो टाइम आपको अधिक देगी और फिर क्या करेगी, इंटरेस्ट आपसे कम लेती है। तो ये कब देती है, जब को आपको भला काम करना हो, जैसे कि आपको कोई शहर बसाना हो, मानव विकास के लिए कोई कार्य करना हो। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ था 1991 में कि मात्र 15 दिन के लिए क्या बचा था, फॉरेन 1991। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इनके मंत्रालय में वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह फिनांस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक कर देते, लेकिन हमारे पास क्या था, 15 दिन के लिए मात्र पैसा फॉरेन रिजर्व का था। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको मजा लेने के लिए कौन आता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करती है, कम समय के लिए पैसा देगी, कम समय के लिए पैसा देगी और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अधिक लेती है। तो इसे तो आप कर सकते हो, एक तो आप क्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक तो आप क्या पैसे नहीं है और ब्याज जो आप दे रहे हो ज़्यादा दे रहे हो। तो जब आप ब्याज ज़्यादा दे रहे हो तो आपके पास इनकम नहीं होगा, तो आप ब्याज कहाँ से ज़्यादा दोगे, नहीं दोगे तो आप तो और डूब जाओगे, आप एक तरह से गुलाम होने के कगार पे हो जाओगे। क्योंकि आप जब कर्ज लेते हो तो आपको कुछ न कुछ गिरवी रखना होता है। आप क्लास ले रहे हो तो ऐसे नहीं कि कान में हेडफोन डाला और क्लास लेना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लास लेने के लिए क्या करना चाहिए कि आपके हाथ में कॉपी, पेन, ये सब जो होना चाहिए और आप बिल्कुल बाकायदा चेयर और टेबल पर बैठकर पढ़ाई करिए, मजाक नहीं है। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ और हम लोग वीडियो बना रहे हैं। देखिए 2:57 हो रहा है, यानी 2:58 हो रहा है और हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ये मजाक नहीं है, आपके जीवन के साथ हम लोग अच्छा करना चाहते हैं, आप लोग उन्नति करें, तो आप लोग भी मेहनत करिए, हम लोग भी मेहनत करते चलेंगे। इसी को दूर करने के लिए मनमोहन सिंह ने एक सलाह दिया था कि हम लोग क्या कहलाते हैं, एलपीजी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भैया साइंस में होता है, जिसको आइडियल गैस भी कहते हैं एलपीजी को। ठीक है, साइंस में पढ़ोगे तो आप। ठीक है, तो एलपीजी का क्या मतलब है अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको साफ कर लेते हैं। एलपीजी हमें देखना है, एलपीजी क्या होता है। एलपीजी, एल से लिबराइजेशन, प्री से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन, जिसको वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए, तो अभी हमने कहा कि एलपीजी पढ़ना है। एलपीजी का मतलब लिबराइजेशन, मतलब उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, श्रम। क्या होता है, श्रम मतलब मजदूर। क्या, श्रम मतलब मजदूर। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है, निजीकरण। क्या होता है, निजीकरण। क्या होता है, निजीकरण।
ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एल है, तो उदारीकरण का मतलब हम लोग समझते हैं। जब किसी देश में अधिक उदारीकरण होता है तो उस देश के लोग खुश होते हैं, क्योंकि श्रम का मतलब यह नहीं कि वो मजदूर ही हो, मतलब मिट्टी उठाने वाला ही हो। श्रम का करने का मतलब है कि वो आईएएस ऑफिसर हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी हो या फिर इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी सेवा प्रोवाइड करते हैं, और एक मजदूर भी सेवा प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें श्रम हो गया। अगर हमारे देश में कंपनी लगेगी, कंपनी, तो अगर कंपनी लगती है तो किसकी जरूरत पड़ती है? श्रम की जरूरत पड़ती है। तो श्रम कंपनी लगाएगी तो क्या देगी? इनको सैलरी देगी, यानी वेतन देगी, वेतन तनख्वाह, वेतन देगी। जब लोगों को वेतन और तनख्वाह मिलेगा तो लोग खुश होंगे। लोग खुश होंगे तो क्या करेंगे? अपने आवश्यकतापूर्ण चीज़ों वस्तुओं को खरीदेंगे। जब आवश्यकतापूर्ण वस्तुओं को खरीदते हैं तो क्या होगा कि बाजार में पैसे जाएगा। जब बाजार में पैसे जाएगा तो उस वस्तु पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा। सरकार के पास जाएगा तो सरकार क्या करेगी? आपके लिए अच्छे काम करेगी। अच्छे काम में क्या करेगी? आपको फ्री हेल्थ देगी, फ्री हेल्थ, और क्या देगी? एजुकेशन देगी, एजुकेशन देती है आपको। जल देगी, वाटर। तो ये सब आपको फ्री में मिलेगा। तो फ्री में मिलेगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके देश में उदारीकरण होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो उदारीकरण कैसे आएगा? सबसे पहली बात, एक दूसरे को मैं रिलेट करके दिखाऊंगा कि ये रिलेट फील दूंगा, कैसे फील होता है। क्लास में क्या होता है, लोग कहते हैं कि एसएसटी में मजा नहीं आता। देखो मजा लो, मजा मतलब समझो इसको, फील लो कैसे होता है। उदारीकरण, उदारीकरण मतलब क्या होता है बच्चा? कि लोगों को काम करना कैसे काम करेंगे? जब हमारे पास ना हॉस्पिटल हो, ना हमारे पास कंपनी हो, तो कंपनी हॉस्पिटल है ही नहीं, तो कैसे काम करेंगे? कंपनी हॉस्पिटल रहने के लिए क्या करेंगे? कंपनी हॉस्पिटल रहने के लिए, काम करने के लिए क्या चाहिए? हमें कंपनी चाहिए। कंपनी कौन लाता है? ग्लोबलाइजेशन। क्या लाता है? ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। उससे पहले भी हमारा जब देश आजाद हो रहा था तो उसके पहले क्या था? प्राइवेटाइजेशन। क्या था बाबू? प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण क्या होता है? निजीकरण क्या होता है? किसी भी गैर सरकारी आदमी के पास वो कंपनी का मालिक हो या उस संस्था का मालिक हो, उसी को निजीकरण से कहते हैं। जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा तो गैर संवैधानिक और संवैधानिक पढ़ाऊंगा। गैर संवैधानिक क्या होता है? कि सरकार से उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो टैक्स पे करे, वो चला सकता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भारत देश के लिए, किसी भी देश के लिए वो हित में कार्य ना हो, अनहित में कार्य हो। अनहित में अगर कार्य होगा तो उस पर सरकार रोक लगाएगी और उसे सजा भी दे सकती है। तो क्या होता है? निजीकरण। निजीकरण है तो निजीकरण आया तो भैया क्या आएगी? कंपनी आएगी। कंपनी आएगी। जब कंपनी आएगी बाबू तो क्या होगा? हमें काम मिलेगा। काम मिलेगा तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो हम लोग सरकार को टैक्स देना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग सामान खरीदेंगे तो सरकार भी मजे में करेगी, हमें फ्री एजुकेशन देगी, हेल्थ देगी, वाटर देगी, और भी अदर चीज प्रोवाइड करेगी। जैसे आप सुनते हो कि बुजुर्गों को क्या मिलता है? वृद्धा पेंशन। तो वृद्धा पेंशन कहां से देती है? सरकार, हमारे टैक्सों से ही देती है, ठीक है। अब देखिए टैक्स भी दो प्रकार से होता है। कोई लोग अगर कहता है कि आप टैक्स नहीं देते हो तो आप टैक्स देके होते हो, ये मैंने मार्कर खरीदा है, बोर्ड खरीदा है, सब पे टैक्स लगा हुआ है, लेकिन हम लोग इनडायरेक्ट रूप में टैक्स देते हैं, डायरेक्ट रूप में टैक्स नहीं देते हैं। तो देखिए प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन। जब हमारे यहाँ 15 दिन, अभी मैंने बोला 15 दिन का बचा हुआ था, तो हम लोग क्या किए? ग्लोबलाइजेशन किए। तो उससे हमारा क्या हुआ? जो विश्व की सारी कंपनियां थी, यूरोपियन तरफ की कंपनियां थी, उनमें ये चाह था कि हम भारत में जाके अपना सामान बेचे। तो भारत में आके सामान तो बेचना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार उनको आने नहीं दी थी। तब 1991 में क्या हुआ कि बात चली कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन करते हैं, इंटरलाइजेशन करते हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन करें और क्या क्या प्राइवेटाइजेशन करते हैं, लिबरलाइजेशन करते हैं। तब इन तीनों चीज़ों ने उन्होंने कर दिया। क्या कर दिया? एलपीजी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 1991 में क्या हुआ? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लीजिएगा, 1 नंबर में आता है। या फिर अदर्स एग्जाम में, जैसे एसएससी का एग्जाम हो, ये सब के एग्जाम में, ये सब एमटीएस का एग्जाम हो, ये सब के एग्जाम में ये क्वेश्चन
आता है। तो आप लोगों ने इतना कुछ देखा है भी। अब देखिए अपने वैश्वीकरण देख लिया, उदारीकरण देखा है और निजीकरण देखा है। देखिए तो ये सब आया जैसे कि इसमें कुछ शर्तें था। शर्त क्या था, ग्लोबलाइजेशन किया गया था कि विश्व की जो कंपनियां होगी, भारत से जो विदेशी कंपनी होगी, जो अपने स्वदेशी कंपनियां नहीं होगी, उसका हिस्सा कितना होगा, 49% होगा। देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूं, विदेशी स्वदेशी, इसका मतलब विदेशी, इसका मतलब स्वदेशी है। तो जैसे हीरो को ले लेते हैं हम लोग, कौन सा ले लेते हैं, हीरो को उदाहरण में, हीरो देखिए हीरो होंडा। तो हीरो और होंडा मिलकर क्या बना था, हीरो होंडा। तो हीरो होंडा बना था, लेकिन हीरो जो था वो किस देश का कंपनी था, भारत का, यानी स्वदेश का था, स्वदेश का। सॉरी, इसको आप लोग स्वदेश कर लीजिए, क्या कर लीजिए, स्वदेश कर लीजिए, स्वदेश। इसको क्या कर लीजिए, विदेश कर लीजिए। तो हीरो जो था वो इंडिया की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी, इंडिया की कंपनी थी, ठीक है। और ये जो थी ये विदेश की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी, विदेश की कंपनी थी, वी से विदेश, ठीक है। तो ये विदेश की कंपनी थी, तो इसका शेयर भारत सरकार ने क्या कहा था कि सब ज़्यादा हिस्सा किसका होना चाहिए, अपने देश का। तो 51% का था हीरो का शेयर था, और 49% किसका था, होंडा का। तो दोनों को मिला देंगे तो 100% हो जाता है। जैसे कि मारुति सुजुकी जो है, वो जो मारुति था वो इंडिया का था, और जो सुजुकी था वो विदेश का था, वो भी इस पे काम करता है। तो इस शर्त पे हमारे यहाँ क्या आया था, ग्लोबलाइजेशन आया था। क्या आया था, ग्लोबलाइजेशन आया था, ठीक है। अब देखिए, आपने कभी नाम सुना है कि जैसे कुछ चीज़ें हुआ, जैसे इस समय एक और शर्त रखा गया था। शर्त क्या था, शर्त यह था कि कोई भी विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर सैन्य का कोई वस्तु या कोई भी वस्तु, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वस्तु हो, मतलब समझ लीजिए कि डिफेंस लाइन का कोई चीज़ हो, वस्तु हो, जैसे फाइटर प्लेन हो, ये सब हो, तो वो आके हमारे यहाँ नहीं बना सकती है। तो उसके लिए क्या था, उन्होंने कहा था कि आप हमारे आकर ये नहीं बनाना चाहोगे कि बना दोगे कि कोई भी विदेशी आया और हमारे सेना का चीज़ें वस्तुएं आके बनाना शुरू कर दिया, वो आप नहीं बनाओगे, वो हम खुद बनाएंगे, या फिर हम आपको बोलेंगे तभी आप हमारे यहाँ सहायता करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। तो ये शर्तें थी। अभी कभी हमने सुना है कि भारत में विदेशी पेट्रोल टंकी है, पेट्रोल पंप है, ये सब आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन जब आया और ग्लोबलाइजेशन आया और लिबरलाइजेशन आया, तो ग्लोबलाइजेशन आया तो इससे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ था, प्रॉफिट मतलब लाभ। प्रॉफिट क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होने लगी और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ें, इस शब्दों से मैं तीनों को रिलेट करके आपको बताता हूँ कैसे होता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ तो विदेश की कंपनी आ रही है, और विदेश की कंपनी आई तो उसको भी मुनाफा है, लेकिन उसने अपना 49% इन्वेस्ट किया है, तो उसको क्या लगा, फिर भी 49% कमा रहे हैं, ना कमाने से अच्छा है कि हम कमा ले, तो उनको लगा 49% कमा रहे हैं, ठीक है। तो 49% कमा रहे हैं, तो जब भारत में आएंगे तो किसके जमीन पे खोलेंगे, आकाश में खोल देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। तो क्या कहाँ खरीदेंगे, भारत में जमीन खरीदा। तो भारत में क्या खरीदा, जमीन खरीदा, भारत में
जमीन। भारत में जमीन जब खरीदा उन्होंने, तो भारत में जमीन खरीदा तो कंपनी कहाँ लगाएंगे, भारत में लगाएंगे। भारत में जब कंपनी लगाए तो भारत सरकार को क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। भारत सरकार को टैक्स पे करेंगे तो भारत सरकार की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, सुदृढ़ होगी। जो मैंने भी इस लाइन में लिखा है, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होने लगी। अब इसके बाद फिर क्या होगा, जब वो लगाएंगे तो वो मान लीजिए कि कोई अमेरिका की कंपनी आती है भारत में लगाती है, तो किसको रोजगार देगी, अमेरिका वाले आएंगे हाल मजदूर काम करने, किसको काम देगी, भारतीय लेबर को। तो भारतीय लेबर को जब काम देगी तो क्या हो गया, उदारीकरण हुआ या नहीं हुआ। देखिए मैंने तीनों को रिलेट करके बताया या नहीं बताया। तो आप जब इसको देखते हो तो इसको क्या कहते हैं, एलपीजी। तो आप अपने देखा कि इससे हम पैसे भी कमा रहे हैं और क्या हो रहा है, हमारे को रोजगार भी मिल रहा है। और निजीकरण का मतलब है कि हमारे यहाँ के जो बड़े लोग हैं उनको भी मदद मिल रही है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि हमने देखा, अभी देखा क्या, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, निजीकरण। निजीकरण कहने का मतलब है कोई एक आदमी अपने कंपनी का मालिक हो, जैसे रतन टाटा, रिलायंस, ये सब अपने मालिक है खुद के, लेकिन इनके भी शेयर बिकते हैं। तो शेयर का वो अगर बिक रहे तो उसमें हिस्सा होगा, लेकिन अन्य सरकार उसकी मालिक नहीं होगी। अगर सिंपल सा इसका डेफिनेशन दोगे तो क्या होती है, सरकार इसकी मालिक नहीं होती है, सरकार इसकी मालिक नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बाबू जितना स्टार लगाना है आपको उतना स्टार लगा लीजिए, हर बार क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, हमने थोड़ा सा कैमरा घुमा दिया है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए हम लोग अगले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए परस्पर का मतलब क्या होता है, देखिए परस्पर का मतलब है कि इससे इसका संबंध क्या है, इससे इसका संबंध क्या है, इससे इसका संबंध क्या है, मतलब एक दूसरे से संबंध कैसे है, एक दूसरे से। परस्पर मतलब एक के ऊपर एक। जब आप मैथ पढ़ते हो तो क्या होता है कि एक के ऊपर एक कहते हैं। लाइन, पैरेलल लाइन का आपने नाम सुना होगा, पैरेलल लाइन। तो एक के ऊपर एक होता है, मतलब उसको हिंदी में क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। तो एक दूसरे को समान चलने वाली, इसके भी में भी कह सकते हैं भिन्न देशों के बीच समान संबंध और तीव्र एकीकरण। तीव्र मतलब अत्यधिक गति से, तीव्र मतलब अत्यधिक गति से, तीव्र मतलब फास्ट गति, गति जो हो फास्ट हो, क्या हो, गति जो हो फास्ट हो। तो तीव्र गति से, क्या, तीव्र गति से, अत्यधिक गति से, मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए। ठीक है, एकीकरण, एकीकरण मतलब एकजुट में बंटना, दोनों को एकजुट में बंटना, मतलब विश्व को एक मुट्ठी में बनना। जो अभी ग्लोबलाइजेशन में है वो कितने देश अभी बंधे हुए हैं, 164 देश। ये एसएससी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी का ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके 10th 12th का भी बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जितना स्टार आपको लगाना है उतना स्टार लगा लीजिए। ये डेफिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी एक और करवाया था आपको मैं। ठीक है, तो जितना स्टार लगाना उतना स्टार लगा लीजिए, चांद के चांदनी लगा लीजिए। ठीक है प्यारे, तो वैश्वीकरण तीव्र मतलब अत्यधिक चलना है। ठीक है, तो इससे इसका संबंध क्या है, इससे इसका संबंध क्या है, इसी को एकीकरण बताती है। एकीकरण के बाद क्या आती है, एकीकरण हो गया। अब आती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब बहु का मतलब वो तो हमारा समझना, बहु का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कंपनियां, मतलब जो बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वो क्या होता है
कि बहुत सारे राष्ट्र में एक ही कंपनी, बहुत सारे राष्ट्र में एक ही कंपनी हो, उसी को क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे टाटा जी का आपने नाम सुना है, रतन टाटा का। टाटा कंपनी जो है वो कई सारे देश में, अमेरिका हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये कई सारे देशों में अपना मतलब ब्रांच जो है बैठाया हुआ है। क्या ब्रांच बैठाया हुआ है। तो ये कैसी कंपनी होगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इसी को कहते हैं, क्या हम कहते हैं बाबू, वैश्वीकरण। जो भी मैं पढ़ाऊंगा एक दूसरे मतलब सब वैश्वीकरण से ही रिलेट होगा। और सब किस पे प्रभाव डालेंगे बाबू, भारतीय अर्थव्यवस्था पे, इंडियन इकोनॉमी पे ही प्रभाव डालेंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है कि छोटे, मतलब इसका कार्य क्या होता है कि छोटे छोटे जितने भी कंपनियां होते हैं, मतलब छोटे नन्हे मुन्ने जितने भी कंपनियां होते हैं, उनको क्या देती है, कार्य देती है कि आप हमारे लिए काम करो। और वो काम करते तो उनको भी मुनाफा होता है। जब मुनाफा होता है तो भी धन कमाते हैं, और ये इन कंपनियों की कार्य थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है, वैश्वीकरण को संभव करने वाले कारक। वैश्वीकरण को कौन से कारक संभव किए। तो वैश्वीकरण को संभव करने वाले मतलब है विदेशी व्यापार होना। मतलब विदेशी व्यापार होता है, एक देश दूसरे देश में जाके व्यापार करती है। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या दिया है, बेसिक नॉलेज दिया। क्या दिया है, बेसिक नॉलेज दिया है। और क्या दिया है कि आप जैसे कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इतने सारे मतलब इतने से ही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन 10th 12th के लिए अभी 2 लेक्चर और बाकी होगा, जो ग्लोबलाइजेशन पे होगा, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा एक ही में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा कि 2 लगेगा। ठीक है, तो बाबू आप मेहनत करिए, सफलता पाइए। कभी कोई भी बोले कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो उसे हमें देखना नहीं है, उसे इग्नोर करना है, उनको जवाब नहीं देना है। क्योंकि हमारी सफलता जो होती है, हमारी सफलता जवाब बन के उभरनी चाहिए, हमें किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।